गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अपना ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट क्लास है, राइट? लास्ट मतलब इस चैप्टर का लास्ट, ठीक है। अभी कैसा है ना, अपन पहले इस चैप्टर के अंदर अपन ने जो जो चीज़ें पढ़ ली, अपन एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब चीज़ें एक साथ अक्यूमुलेट हो जाए और एक कोऑर्डिनेशन जो लास्ट टॉपिक बचा है उसको खत्म करके आज इस चैप्टर को अपन ऑफ करेंगे। क्या क्या चीज़ें पढ़ ली अपन ने? स्टार्ट किससे किया था अपन ने? डेफिनेशन से। मतलब अपन ने पढ़ा था व्हाट एंड हाउ और क्या वाई इज मैनेजमेंट। क्या डेफिनेशन थी उसके अंदर? बात करें डेफिनेशन के बारे में एक बार, स्टार्ट करो। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। टारगेट मतलब गोल, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़े थे? अपन ने व्हाट पढ़ लिया, हाउ पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने पढ़ा था फीचर्स, बराबर है? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट करो, क्या क्या फीचर्स थे अपने मैनेजमेंट के? गोल ओरिएंटेड था, मतलब मैनेजमेंट के लिए गोल होना चाहिए। और क्या था? क्या? ऑल परवेसिव मैनेजमेंट हर जगह है, स्टार्टिंग टू एंड है। बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, मैनेजमेंट तो चाहिए रहेगा, ठीक है। और क्या था? मल्टी डायमेंशनल, वर्क, पीपल, ऑपरेशन। वर्क हो तब भी अपन को मैनेजमेंट चाहिए, पीपल के साथ में भी अपन को मैनेजमेंट चाहिए। ऑपरेशन मतलब रॉ मटेरियल को प्रोक्योरमेंट से लेकर फिनिश गुड्स तक अपन को मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। और क्या था? कंटिन्यूस एक्टिविटी, कंटिन्यूसली चाहिए रहता है मैनेजमेंट पूरे बिजनेस के अंदर, स्टार्टिंग टू एंड पूरे बिजनेस के अंदर क्या रहेगा? मैनेजमेंट चाहिए रहेगा कंटिन्यूसली। और क्या है? इनटेंजिबल, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल फोर्स है, इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब दिखता नहीं है बट फील जरूर होता है, ठीक है। और क्या? लास्ट एक और चीज, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी मतलब मैनेजमेंट पूरा का पूरा ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एक और डायनामिक फंक्शन, मतलब चेंज होता रहता है। अपना जो बिजनेस है वो क्या है? बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है, बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। तो अगर बिजनेस बहुत ज्यादा चेंज होगा तो मैनेजमेंट भी वैसा ही चाहिए अपन को, बराबर। इसलिए मैनेजमेंट का लास्ट पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। क्लियर है? उसके बाद अपन ने पढ़ा था क्या? ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद पढ़े थे क्या? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं? तीन ऑब्जेक्टिव थे मैनेजमेंट करने के, तीन ऑब्जेक्टिव थे, तीन गोल थे जो अपन को मैनेजमेंट करते करते अचीव करना है। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है? क्या आता है? सर्वाइवल। सर्वाइवल आता है, प्रॉफिट आता है और ग्रोथ आती है। ये हो गया अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है क्या मैनेजमेंट या बिजनेस को? नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। ये अपन को कैसे याद है? एलॉन मस्क ने कचरा बांध के अपनी फैक्ट्री के बाहर रख दिया था, बराबर है। तो ये क्या है? ये गलत कर रहा है, अपन लोगों के दिमाग में गलत इंपैक्ट पड़ेगा, इसको सही होना चाहिए। मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल, पर्सनल मतलब जो एम्प्लॉयज है उन सबकी नीड्स को कंप्लीट करना, फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। और अपन ने देखा था हायर लेवल नीड्स और अप्रिसिएशन नीड्स, मतलब उनको सोशल नीड्स मतलब उनको अप्रिशिएट होना चाहिए, बराबर है। क्लियर हुआ था? तो अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या पढ़ा था अपन ने? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस अपन ने फिर पढ़े थे क्या? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस के अंदर अगर अपन थोड़ा याद करेंगे तो इंपॉर्टेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव के ही दो पार्ट आए थे, याद है क्या? एक तो सोशल, सोशल ऑब्जेक्टिव अपने इंपॉर्टेंस में आ गए थे। क्यों? मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करता है, उसके साथ साथ में और क्या काम करता है? पर्सनल भी करता है। ये तो दो उसके हो गए। उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंस थे मैनेजमेंट के। क्या? अचीविंग गोल, गोल अचीव करता है। और क्या था? एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ये देखो, समझो अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव में तीन चीजें हैं। क्या? अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आया, सोशल के बारे में आया, पर्सनल के बारे में आया। अब इंपॉर्टेंस के अंदर ये तीनों ही चीजें हैं पर थोड़ा एलिबरेट कर दिया है। जैसे
सोशल तो आ ही गया सिंपल सोबर तरीके से, पर्सनल भी आ ही गया। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में होता क्या है, गोल अचीव करना होता है ना। ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में होता क्या है, गोल अचीव करना होता है। तो इसलिए इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या, गोल को अचीव करना। उसके बाद गोल अचीव करने के साथ साथ दिमाग में क्या है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना है। इफेक्टिवली मतलब गोल अचीव करना, एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना, बराबर। यहाँ पे ये कवर होगा, यहाँ पे ये कवर होगा। एक बस तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्या, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बिजनेस इतना ज्यादा डायनामिक है, इसलिए अपने पास में अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। कोविड आने की वजह से अगर मेरे होटल में रूम्स नहीं लग रहे हैं और मैं मेरे स्टाफ को अलग तरीके से एम्प्लॉय करना चाहता हूं, तो मेरा अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, कोऑपरेटिव होगा, तभी ये काम हो पाएगा ना, बराबर है। इसके बाद अपन ने पढ़ा क्या था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अपन ने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक कला है, वो एक कला है। अपन ने देखा था कि मैनेजमेंट के सारे फीचर्स, मतलब आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट से मिल रहे थे, बराबर है। उसके बाद अपन ने देखा था कि क्या, मैनेजमेंट इज एन साइंस। साइंस कंप्लीट एकदम एग्जैक्ट साइंस नहीं है, पार्शियल साइंस है, मतलब इन एग्जैक्ट साइंस है। सबकी सब चीजें मिल रही है बट यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, बराबर है। अपन ने डिस्कस किया था, हाँ। और लास्ट चीज क्या पढ़ी थी अपन ने, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन में अपने दिमाग में क्या इमेज बननी चाहिए, जैसे सीए, सीएस, आईसीएआई है उसके लिए, इनके लिए आईसीएसआई है। अपन सीएस सीएस कैसे बनते हैं, एग्जाम देके बनते हैं। तो इसलिए एक उसका फीचर क्या हुआ, रेस्ट्रिक्टिव एंट्री। रेस्ट्रिक्टिव एंट्री याद है, और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और ऊपर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। समझ में आ रहा है ना, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो गई, सर्विस मोटिव हो गया, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई, और क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एक किसी भी प्रोफेशन के अंदर उनकी जो बॉडी होती है वो क्या बनाती है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। ये सब चीजें अपन ने नोटिस किया, ये सब चीजें मैक्सिमम मैनेजमेंट के अंदर नहीं थी। देखा था ना, अगर ये सब चीजें मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, दैट मींस मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशन। क्लियर हुआ। इस मैनेजमेंट के बाद अपन ने क्या पढ़ा था, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था, टॉप लेवल, लोअर लेवल, सॉरी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अपन ने इसमें यह भी चीज डिस्कस की थी क्या, कि एक ही कंपनी में या एक बिजनेस के अंदर कुछ लोग मैनेजमेंट लेवल पे होंगे और कुछ लोग नॉन मैनेजमेंट लेवल पे भी होंगे, जिनको क्या बोलते हैं, नॉन मैनेजरियल पर्सन। मतलब अगर कुछ लोग मैनेज करेंगे तो किसी को तो मैनेज होना ही पड़ेगा ना, बराबर है। तो जो लोग मैनेज हो रहे हैं वो क्या, प्लेटफॉर्म एरिया वाले लोग हैं, वर्कर लोग। अपन ने बात किया था प्लेजर वाले कौन लोग, टॉप लेवल। टॉप लेवल का काम क्या था, टॉप लेवल का फंक्शंस क्या थे, टॉप टारगेट डिसाइड करना, प्लानिंग करना, और कुछ कमॉन यार, अपन ने कंट्रोल करना, डिसीजन मेक करना, गोल्स बनाना, कंपनी के बिजनेस के गोल्स बनाना कि ये गोल्स तुम्हें अचीव करना है, डिसीजन मेक करना, कोऑपरेशन करना, नीचे वाले डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन करवाना, कोऑपरेटिव रखना सबको, और सोचो, गोल्स अचीव करना, स्ट्रेटेजी बनवाना, कोऑर्डिनेशन करना, मेंटेन कांटेक्ट। याद आया, अपने बिजनेस के बाहर पूरे दुनिया से कॉन्टैक्ट्स बनाना। कॉन्टैक्ट्स क्यों बनाने होते हैं, ताकि सेल्स बढ़ा सकूं मैं। मेरे पास में अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में आ रहा है और मेरे वर्ल्ड से, मेरे वेंडर से अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, तो देयर आर चांसेस कि मुझे वो सेम चीज जो मैं 100 रुपए की प्रोक्योर कर रहा हूं, मुझे 80 या 70 रुपीज में मिल जाए। ये कब होगा, जब मेरे कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे। और ये कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का काम नॉर्मली अपर लेवल लोगों का ही होता है। क्लियर वही चीज, ठीक है। उसके अलावा क्या, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो। याद है, अपन ने कोई कांड किया तो कहां गए, घर वालों के पास, माता पिता के पास। इसके माई बाप कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगला अपन ने पढ़ा था मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट, लिंक बनाता है, कड़ी है वो, अपर लेवल के साथ में और लोअर लेवल के साथ में। और क्या काम है, लिंक के साथ साथ में इंप्लीमेंट करते हैं जो जो स्ट्रेटेजीज
अपर वाले लोगों ने बनाई है। टॉप लेवल में जो भी स्ट्रेटेजीज, जो भी गोल्स उन्होंने दिए हैं, अपर लेवल वालों ने क्या बोला कि आपको 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब ये काम किसका हो गया? प्रोडक्शन लेवल मैनेजमेंट का हो गया, बराबर। तो प्रोडक्शन लेवल मैनेजमेंट उस 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए क्या करेगा? प्लान बनाएगा, स्ट्रेटेजीज बनाएगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा और कंट्रोल करेगा। ये सब काम करने के लिए उसको स्टाफ चाहिए रहेगा, ये सब काम करने के लिए उसको स्टाफ चाहिए रहेगा, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ने तो बोल दिया कि आपको 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे भी प्रोड्यूस करो। तो अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, मतलब परचेस मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर को, अगर वो 10,000 यूनिट्स बनाने हैं तो करना क्या पड़ेगा? स्टाफिंग करनी पड़ेगी ना, नेसेसरी स्टाफ लाना पड़ेगा ना। नेसेसरी स्टाफ लाने के बाद में उन लोगों को ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी पड़ेगी, बराबर है, सिंपल काम है। क्या उनको अपन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे तो अपने आप काम करेंगे क्या? मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाग कचरा भाग, काम कर, बराबर। मोटिवेट करना पड़ेगा द पीपल इन द डिपार्टमेंट टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। लास्ट क्या है? कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको अदर डिपार्टमेंट से। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या हुआ? सबसे नीचे वाले लोग, मतलब वर्कर्स को सुपरवाइज करने वाले लोग, क्या बुलाते हैं उनको? लोअर लेवल मैनेजमेंट। सुनो मेरी बात, तुम लोग एक बार घर जाके ये जो वर्ड्स है ना, इनको याद करना। क्यों बताऊं? मैंने देखा है तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या एक क्वेश्चन आया कि लिखा हुआ है कि तुम्हारे चाचा विधायक थे। विधायक कौन सा वाले? डायरेक्टर वाले विधायक। मतलब बोल दिया कि तुम्हारे चाचा कौन थे? डायरेक्टर थे। अब बताओ कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है? ठीक है, तो अपन को घर जाके चीज याद करनी पड़ेगी। क्या कि चेयरमैन जो हुआ, नाम से समझ में आ रहा है, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अपन आगे जाके और उसको डीप में पढ़ेंगे, मतलब, बट अभी याद करना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ, सीईओ, सीएफओ या सीओओ, ये सब कौन है? जहां पे चीफ लग गया ना, सीओओ, सीईओ, ये सब टॉप लेवल पे आता है। डायरेक्टर लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर सब टॉप लेवल पे आता है, बराबर है। अब एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि डायरेक्टर कौन है और डायरेक्टर होने के बाद उनके फंक्शंस क्या है। क्लियर है? क्लियर है। लोअर लेवल मैनेजमेंट पे थे अपन। क्या काम है उनका? वर्क फोर्स का काम डायरेक्टली ऑपरेट, डायरेक्टली मैनेज करना, ओवरसी करना उनका काम, ओवरसी करना उनका काम, बराबर। सबसे पहला काम उनका ये हुआ। दूसरा काम क्या है? लिंक बनाना, किसके बीच में? मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच में लिंक बनाना, बराबर। तीसरा काम क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। वो काम करेंगे कैसे? अगर मैं उनको रिसोर्सेस लाके दूंगा, बराबर है। एक और क्या है? गुड क्वालिटी बनाने के लिए। गुड क्वालिटी बनाने के लिए, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड क्वालिटी बनना चाहिए। इस पेन चार्ज नहीं है क्या? इंक खत्म हो गई? अच्छा ठीक है, पढ़ो। दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू वर्कर्स। वर्कर्स देखो, सुनो, अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वर्कर्स के साथ में, उनका काम क्या रहेगा? उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन दो, उनको मोटिवेट करता रहूं मैं, उनको मैं गाइड करूं, उनको मैं ट्रेनिंग दूं, उनको मैं रिसोर्सेज अवेलेबल कराऊं। दिमाग में इसे सेट कर लेना क्या कि अपन सुपरवाइजर है, वर्कर को क्या क्या चीजें देनी चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशन देना चाहिए ना, एक सुपरवाइजर को वर्कर को खुश रखना पड़ेगा ना। गुड वर्किंग कंडीशन, गाइडेंस देना, ट्रेनिंग देना, उनको रिसोर्सेज अवेलेबल कराना और इंश्योर करना कि वो गुड क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनाए, बराबर है, बराबर है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था अपन ने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। अभी एक एग्जांपल है, अपन इसको बाद में ही पढ़ेंगे, या तुम लोग को मैं जब ये नोट्स दूंगा तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। इजी एग्जांपल है, इसमें बस ये बताया गया है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेड है, ठीक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेड है, मतलब रिलेशनशिप मैनेजर का, ठीक है। उसने पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कैसे इंप्लीमेंट किया, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अपना अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। अपन ने कल इसके ऊपर स्टार्ट तो किया था थोड़ा बहुत। क्या बात की थी अपन ने इसके ऊपर? कि कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए होता है। अपन ने बात किया था कि आप तीनों का गोवा का प्लान बना था,
ये लोग गोवा का प्लान डिसाइड होने के बाद भी इनको प्लानिंग करनी पड़ी थी, तो प्लानिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, प्लानिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसके बाद जब उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था चीजों को, इन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था चीजों को, उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑर्गेनाइज करने के बाद में उन्होंने स्टाफिंग किया था और लोगों को लाया था अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। मतलब कोऑर्डिनेशन हर जगह पे चाहिए ना। कोऑर्डिनेशन अगर अपन एग्जांपल लें बिजनेस का, तो यार बिजनेस के अंदर हर लेवल पे, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन चाहिए ही रहेगा। वरना क्या होगा ना, सपोज मुझे आगे से 10,000 यूनिट का ऑर्डर आया, 10,000 यूनिट का ऑर्डर आया। अब प्रोडक्शन वाली टीम क्या बोलेगी कि 10,000 यूनिट बनाने के लिए मुझे इतना मटेरियल चाहिए। प्रोक्योरमेंट टीम वाली बोलेगी कि मैं तेरे को मटेरियल तभी दे पाऊंगी जब मुझे फंड्स मिलेंगे, जब मुझे पैसा मिलेगा, राइट। तो ये क्या, ये कोऑर्डिनेशन ही तो खराब हो रहा है। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता तो क्या होता, एक मेल जाता, सबके पास सर्कुलेट होता, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता कि वहां से फंड आते, ऊपर से फंड आता, यहाँ पे यूनिट प्रोक्योर होती, परचेज होता, प्रोडक्शन मैनेजर के पास में जाता, प्रोडक्शन मैनेजर उसको प्रोडक्शन करता, आगे सप्लाई करता और अपना जो गोल है वो अचीव हो जाता। मतलब अपन को गोल अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, एक एसेंस पार्ट है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो प्लानिंग भी कैसे होगी। आज सपोज मैं सीईओ क्या बोलता हूं कि मुझे 1 करोड़ का सेल्स चाहिए, बट सेल्स मैनेजर जो मुझसे नीचे लेवल पे या उसके नीचे लेवल पे सुपरवाइजर्स है, उनको पता है कि ये 1 करोड़ का सेल करना इज नॉट पॉसिबल, और मैंने मेरी प्लानिंग ऐसे ही कर दी बिना कोऑर्डिनेशन किए हुए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या गोल अचीव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन ही नहीं किया, मैंने कोऑर्डिनेट ही नहीं किया मेरे नीचे लोगों से। अगर मैं उनसे बराबर तरीके से कोऑर्डिनेट करता, तो मेरा पक्के में पक्का गोल अचीव हो जाता या मेरी प्लानिंग चेंज हो जाती। बराबर है। तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं क्या कि हर चीज के अंदर प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, इन हर जगह पे अपन को कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा लाइफ के अंदर भी कहीं भी कुछ भी करो, किचन भी मैनेज होता है अगर किसी से, तो वो कोऑर्डिनेशन से होता है ना। अपना गोवा का प्लान भी बना तो वो कोऑर्डिनेशन से बना ना, बराबर है। हर चीज कोऑर्डिनेशन से चलती है, ठीक है। एक बार इसकी अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज स्टैब्लिश्ड among different activities of an organization so that organizational objective can be successfully achieved. हार्मनी मतलब स्मूथली। अब कोई भी काम स्मूथली कैसे चलेगा? जब कोऑर्डिनेशन में काम होगा। मुझे 10,000 यूनिट्स का आगे से ऑर्डर आया। अगर मुझे 10,000 यूनिट्स का आगे से ऑर्डर आया और मेरा यहाँ पे किसी से कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, यूनिट्स का ऑर्डर आया, मैं बोलता हूं ठीक है मैं सर्व कर दूंगा, और मुझे पता है मेरी फैक्ट्री के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, तो फिर मेरा गोल अचीव होगा कि नहीं होगा? नहीं हो सकता ना। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है ना कि अगर मैं सेल्स ऑर्डर वाला हूं, मुझे एक ऑर्डर आया, मेरा काम क्या हुआ? ऑर्डर आया, मैंने प्रोडक्शन मैनेजर के पास में गया, मैं बोला बॉस 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, बनाना शुरू करो। उसने आगे बात क्या परचेज वाले से, उसने बोला ठीक है सर डन, आपको ऑर्डर 10 दिन में देना है, मैं आपको 5 दिन में माल दूंगा, 5 दिन में माल आप बनाओ, 10 दिन में अपन ऑर्डर सर्व कर देंगे। ये क्या है? ये जो प्यार मोहब्बत तुम्हें दिख रही है, ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन है। ये हार्मनी बनानी पड़ रही है, अपने आप नहीं बन रही है, ठीक है। स्मूथली काम चले इसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए हर फेज पे, नोन एज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स ही तो है, कंपनी के लिए। तो ये बोल क्या रहा है कि हर एक रिसोर्स को सिंक्रोनाइज तरीके से चलना पड़ेगा, हर एक ह्यूमन बीइंग को सिंक्रोनाइज तरीके से चलना पड़ेगा, ताकि जो अपना एंड ऑब्जेक्टिव है, जो अपना कंपनी का गोल है, वो अचीव हो पाए। क्लियर है? और क्या बोलता है? इट मींस टू बैलेंस वेरियस एक्टिविटीज सच एज परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल एक्सेट्रा। यही पढ़ा था अपन ने, ऑर्डर आया
तो क्या हुआ, अपना परचेज टीम रेडी हुआ, सेल्स टीम से कोऑर्डिनेशन हुआ, प्रोडक्शन टीम से कोऑर्डिनेशन हुआ, फाइनेंस टीम ने पैसा दिया और पर्सनल टीम ने बाकी सब काम किए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अपन इस एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ में इसको कंटिन्यू करेंगे और कोऑर्डिनेशन के फीचर समझेंगे। मूवी देखी है वाली चक दे इंडिया, मूवी देखी सबने यहाँ पे? ठीक है, इस मूवी के अंदर हो क्या रहा था, ये जो सब लड़कियां थी इन सबको मैनेज कौन कर रहा था? शाहरुख खान। शाहरुख खान का काम क्या था कि इन सब से गेम खिलवाना और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना। बराबर है, फिर पैन ही काम नहीं करेगी। एक बार उसको पॉज करो ना पीछे, मैं पूछता हूँ। हेलो, ठीक है, अपन इसका एग्जांपल ले रहे थे चक दे इंडिया वाले का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इन सब लड़कियों के साथ में अगर इसको हॉकी खिलवाना है, इसका एम या गोल क्या है? इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लाना, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लाना। तो मुझे एक बात बताओ, इन सबको खिलाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए या नहीं चाहिए? कोई भी गेम खिलाने के लिए, भले क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, हॉकी ले लो, चक दे इंडिया कब होगा? जब कोऑर्डिनेशन होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस चक दे इंडिया के अंदर कोऑर्डिनेशन लाने का काम किसका था? याद है मूवी? शाहरुख खान का काम था। तो शाहरुख खान कौन हुआ? मैनेजर। क्योंकि इस मैनेजर का काम था सबके साथ में कोऑर्डिनेशन की तरह काम करना और सबको कोऑर्डिनेट करना। क्या मुझे एक बात बताओ, ये इसने चाहा तभी वो कोऑर्डिनेशन हुआ ना? अगर ये नहीं चाहता तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता ना? याद है मूवी में इसने बहुत सारे पैतरे अपनाए थे, रेस्टोरेंट में गए थे, सब लड़कियां मारना शुरू हो गई थी, याद है? तो उसने क्या किया, उसने उनको कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए डेलिबरेटली वो काम किया। मानते हो? तो अगला पॉइंट क्या हुआ? डेलिबरेटली। ठीक है, डेलिबरेटली उन्होंने ये काम किया, जानबूझ के ने उसने वो ऐसा काम किया ताकि टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन आए। अपने आप कभी नहीं होता है कोऑर्डिनेशन। अपने आप कैसे होगा? कोई ना कोई होना चाहिए जो बोले तुम ऐसा खेलो, तुम इसको बॉल पास करो, तब जाके वो गोल करेगी। अपने आप तो हुआ नहीं। ये क्या है? ये डेलिबरेटली इंटेंशन है मैनेजर का कोऑर्डिनेशन लाना। बराबर है। अब ये सब जो गेम चल रहा है, ये ग्रुप एफर्ट्स है कि नहीं है? ग्रुप एफर्ट्स है ना? हॉकी अकेला आदमी नहीं खेल सकता ना, ग्रुप एफर्ट्स है ना? ग्रुप एफर्ट्स होंगे तभी तो कोऑर्डिनेशन की नीड आएगी। और कोऑर्डिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फीचर क्या है? कि वो ग्रुप एफर्ट्स को साथ में लाकर काम करवाता है, गोल अचीव करवाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन आता है कामों के अंदर। शाहरुख खान जी ने मैनेजर बनकर डेलिबरेटली इनके अंदर कोऑर्डिनेशन लाया। क्यों? ताकि ग्रुप एफर्ट्स आए, यूनिटी ऑफ एक्शन हो। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब इन सबका गोल एक ही हो, यूनिटी से ये लोग काम करें। अगर बिखर बिखर के काम करेंगे तो क्या गोल अचीव होगा क्या? अब एक लड़की बोलेगी, याद है लास्ट में ऐसा हुआ भी था इसके अंदर, मूवी के अंदर, याद है वो चौटाला क्या बोलती है वो कि छोरी ये गोल तो ये लौंडा ही मारेगा, याद है? तो वो क्या था? वो डिस्प्यूट था। इस मैनेजर ने क्या किया? उनको समझाया कि अगर तुम उसको बॉल पास नहीं करोगी तो गोल नहीं होगा। बराबर है। तो मैनेजर ने डेलिबरेटली ग्रुप एफर्ट्स के साथ में क्या चाहा कि ग्रुप जो अपना गोल है वो अचीव हो। वो कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन से होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या कोऑर्डिनेशन परवेसिव है या नहीं है? परवेसिव है, हर जगह चाहिए, यहां भी चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए। बिजनेस के अंदर भी अगर मैनेजमेंट परवेसिव हुआ तो अपनी भी बात हुई थी क्या? प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, बाकी सब में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो अगर मैनेजमेंट परवेसिव है तो ये परवेसिव ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर अगर ग्रुप एफर्ट्स लग रहे हैं और मैनेजमेंट के प्रोसेस के हर फंक्शन के अंदर अगर ग्रुप एफर्ट्स लग रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन के अंदर ग्रुप एफर्ट्स नहीं लगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? तो अपन इन सब चीजों को किससे? मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैनेजमेंट का वो फीचर है और मैनेजमेंट के हर एक प्रोसेस, हर एक फंक्शन के अंदर
कोऑर्डिनेशन लगता है मतलब जो भी फीचर्स, मैक्सिमम फीचर्स अपने मैनेजमेंट करेंगे वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। चीटिंग करनी दिमाग के साथ, चीटिंग करनी दिमाग के साथ, ठीक है। और क्या चीजें हैं, और क्या चीजें हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है कि नहीं है, स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा ना। जब तक मैच चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेकेंड टू एंड ऑफ द मैच, जब लास्ट में पेनल्टी शूट आउट भी हो रहे थे तब भी कोऑर्डिनेशन था ना। शाहरुख खान ने क्या बोला कि आप मत जाओ, आप जाओ, क्योंकि वो ऐसा चाहती है। इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी है, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन भी है, मैनेजमेंट के साथ में भी कोऑर्डिनेशन है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी है। अभी अगर यहाँ मैनेजर नहीं होता, मतलब अभी यहाँ शाहरुख खान नहीं होता, तो क्या ये टीम जीत पाती क्या? मतलब कोऑर्डिनेशन किसके हाथ में हुआ? अपने मैनेजर के हाथ में। डेलिबरेटली कर रहा है वो चाहता है कि टीम जीते, इसलिए हो रहा है ना वो, बराबर है। ग्रुप एफर्ट्स लग रहे हैं, परवेसिव भी है साथ साथ में, और क्या है, कंटिन्यूस एफर्ट्स है। अब देखोगे ना अपन, यही है, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। अगला क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आता है। अगला क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद में क्या है, परवेसिव फंक्शन है। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स है। लास्ट क्या है, डेलिबरेट फंक्शन है, ठीक है। अपन को इससे याद रखने की ताकत मिलेगी, और नहीं तो और भी तरीके हैं मेरे पास ना याद कराने के, बट अभी समझने के लिए अपन को समझ में आया ना कि कोऑर्डिनेशन वर्क कैसे करता है, कोऑर्डिनेशन चलता किस तरीके से है। अपन एक बार बिजनेस की तरीके से भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन होगा तो बिजनेस के अंदर भी ग्रुप एफर्ट्स लगेंगे ना, बराबर है। मैं क्या चाहता हूं कि प्लानिंग वाला और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब ग्रुप के अंदर चले, सब लोग ग्रुप के अंदर काम करे। कोई भी गोल अचीव करना है तो ग्रुप के अंदर ही काम करके अचीव कर सकता हूं ना मैं। अगर मुझे आज ऑर्डर आता है कितने भी यूनिट्स का, अगर मुझे 1 लाख यूनिट का ऑर्डर आता है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, अकेला मैं वो ऑर्डर सर्व नहीं कर पाऊंगा ना, अकेला ऑर्डर सर्व नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरे साथ में पूरी टीम चाहिए, पूरा ग्रुप चाहिए, और एक मैनेजमेंट चाहिए, एक मैनेजर चाहिए जो हम सबको गाइड कर सके, एक लीडर चाहिए, बराबर, ठीक है। इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स और यूनाइट्स ऑफ एक्शन, मतलब कुल मिला के सारे के सारे एक्शन को यूनाइट करता है, वो एक करता है, ठीक है। अगला क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग टू एंड हमेशा चाहिए, भले ही रॉ मटेरियल प्रिक्योर हो रहा हो, प्रिक्योर होने के बाद में वो फैक्ट्री के वेयर हाउस में पहुंच रहा हो, प्रोडक्शन हाउस तक पहुंच रहा हो, प्रोडक्शन हाउस से प्रोडक्शन हो रहा हो, प्रोडक्शन होने के बाद में आगे सप्लाई हो रहा हो, इस हर एक प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन चाहिए ही रहेगा, ठीक है। और क्या है, ऑल परवेसिव फंक्शन, जैसे अपना मैनेजमेंट परवेसिव है वैसे ही ये भी परवेसिव है, ठीक है। और अपना मैनेजर का काम है, ये तो हमको समझ में आ ही गया कि मैनेजर का ही काम है ना सर कोऑर्डिनेशन लाने का। वर्कर अपने आप में तो कोऑर्डिनेशन ला पाएंगे नहीं, मैनेजमेंट का काम है। साथ साथ में ये डेलिबरेट फंक्शन है ना यार, मैनेजमेंट चाहता है, मैनेजमेंट का इंटेंशन है, मैनेजमेंट डेलिबरेटली बहुत मर रहा है क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या, डेलिबरेट फंक्शन हो गया। अब इन सब चीजों के अंदर कौन कौन सी चीजें रिपीट हुई समझना, परवेसिव वाला फंक्शन रिपीट हुआ, कंटिन्यूस रिपीट हुआ, और अपना ग्रुप एफर्ट्स रिपीट हुआ, ये 3 रिपीट हो गए। उसके अलावा 2 चीजें तो अपन को शाहरुख खान को देखते ही याद आ जाएगा, क्या कि मैनेजर है और डेलिबरेटली चाह रहा है वो। एक और चीज क्या है, यूनाइट्स ऑफ एक्शन, ठीक है। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी अपन को समझ ही गया ये चीज, अपन बार बार सेम चीज ही बोल रहे हैं कि हर जगह पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, बिजनेस के स्टार्ट होने से लेकर बिजनेस के खत्म होने तक कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। हर एक चीज अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। लिखा हुआ क्या है वो पढ़ लेते एक बार। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। पहला क्या, ऑल्दो समटाइम्स कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी ऐसा ट्रेडिशनली यही अप्रोच थी कि बोलते थे कि यार कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट का अलग ही पार्ट है, बट अब जाके इनको समझ में आया कि नहीं बॉस, कोऑर्डिनेशन कोई बिजनेस का या मैनेजमेंट का अलग से पार्ट नहीं है, वो मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर हर जगह पे इन्वॉल्व है, हर जगह पे इन्वॉल्व है। बट इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन
चाहती ही क्या है कि हमने जो गोल सेट किया है, हमने जो ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, हम जो ऑब्जेक्टिव चाहते हैं वो सबके सब काम करके अचीव करें, ग्रुप में काम करके अचीव करें। और अगर ग्रुप में काम होता है तो लड़ाइयां होती है, ग्रुप में काम होता है तो लड़ाइयां होती है। उस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। तुम कोऑर्डिनेट करो, चीजें तरीके से होगी। क्लियर है? आगे बढ़ता है। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी टॉपिक खत्म करा दूं, लास्ट टॉपिक है, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। बीच में पेन ने टाइम वेस्ट कर दिया ना। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। अभी तो मैं तुम्हें पिज्जा बनाना सिखाऊंगा। आता है तो आप मुझे सिखाना, ठीक है? इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या थे? प्लानिंग, हाँ बराबर। इन सबको साथ में जोड़ने का काम किसका है? कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, आगे क्या है? इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। इन सबको जोड़ने का काम भी कोऑर्डिनेशन का है, टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन द बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग, जो अपन एक बार का समझ चुके हैं कि प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्यों? समझना मेरी बात, एक बार समझाता हूँ क्या। सीईओ ने बोला कि हम प्लान कर रहे हैं कितने का? 10 करोड़ की सेल्स का। तो अगर नीचे वाले लोग उस चीज को अचीव करने की ताकत ही नहीं रखते हो, प्रोडक्शन वाले को पता है कि 10 करोड़ रुपए की सेल करने के लिए 1 लाख यूनिट बेचने पड़ेंगे, और हमारे इंडस्ट्री का कैपेसिटी ही कितना है? 50,000 यूनिट्स है, तो 1 लाख यूनिट नहीं बेच पाएंगे वो लोग। तो इसमें ये लैग क्या गया? ये कोऑर्डिनेशन लैग हुआ। मतलब प्लानिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसके बाद में जब ऑर्गेनाइज करना हो, जब मुझे रिसोर्सेस लाने हैं, जब मुझे काम असाइन करना है, उसके अंदर मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। उनसे पूछना तो पड़ेगा, मेरे जो मैं टॉप लेवल वाला हूं, अगर मुझे मिडिल लेवल से पूछना तो पड़ेगा कि क्या आप वो काम कर सकते हो, क्या आप वो गोल अचीव कर सकते हो। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन है। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन होता है। While doing so, it is important to establish coordination between authority delegated and responsibility entrusted to each person. ठीक है, आगे क्या है? स्टाफिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। मैं अगर किसी को एम्प्लॉय कर रहा हूं तो मुझे देखना पड़ेगा ना। याद है वो कल अपन ने बात की थी, इंस्टाग्राम वाली लड़की असिस्टेंट को अपॉइंट कर रही है, उनसे मुझे पूछना पड़ेगा ना कि क्या सच में आपको इंस्टाग्राम के लिए अलग से कोई हैंडलर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? डायरेक्ट करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए और कंट्रोल करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। मुझे एक बात बताओ यार, कोऑर्डिनेशन चाहिए क्यों? एक तो अपनी बात हुई कि ठीक है सर, अपने को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, अपने को अपने गोल अचीव करना है, उसके लिए अपन को कोऑर्डिनेशन चाहिए। बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन करूंगा तो मुझे अचीव क्या होगा? मैं कोऑर्डिनेशन करूंगा तो मुझे हेल्प किस चीज में मिलेगी? अगर मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है साइज में, तो मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? मेनली कोऑर्डिनेशन का जरूरत तभी पड़ेगा जब मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा नीड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, आज अगर कोई काम अकेला आदमी करता है, उसको कोऑर्डिनेशन चाहिए क्या? किससे कोऑर्डिनेशन करेगा वो? बट अगर कोई भी काम आप ग्रुप में करते हो, 3 लोग अगर गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका साइज बढ़ गया। अभी अगर अकेला पवन गोवा जाता, उसको क्या दिक्कत है? वो तो बाहर जाता, जो ट्रेन मिलती बैठ के वहां जाके जहां मन करता सो जाता। समझ रहे हो? तो इसकी कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, उसको कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो साइज बढ़ेगा तब कोऑर्डिनेशन चाहिए रहेगा। बिजनेस का साइज बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हर एक फंक्शन का अलग अलग काम है बिजनेस के अंदर। मतलब बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन वाले का अपना काम, और अपने परचेज वाले का अपना काम, मार्केटिंग वाले का अपना काम, सेल्स ऑर्डर वाले का अपना काम। इन सबका काम अलग अलग है और सबको किसी से मतलब भी नहीं है। अगर जो प्रोडक्शन वाला है वो बोलेगा मुझे क्या मतलब बाकियों से, मुझे जो टारगेट दिया गया है मुझे वो टारगेट पूरा करना है। अगर मुझे ऊपर से टारगेट मिला गया है कि मुझे 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो मुझे क्या मतलब सामने वाला बेच पाए या नहीं बेच पाए, मैं तो मेरे 10,000 यूनिट्स बना देता हूं, बराबर है। बट इसमें क्या होगा? उसने बिना कोऑर्डिनेशन के 10,000 यूनिट्स बना दिए, आगे सामने वाला बंदा सेल ही नहीं कर पाया। अगर वो सेल ही नहीं कर पाया
तो मेरे गुड्स तो वेस्ट हो गए ना, और वेस्ट नहीं भी तो मेरा जगह तो घेर रहा है ना, फैक्ट्री का जगह घेर रहा है, तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई ना, बराबर है। तो कोऑर्डिनेशन होगा तो ग्रुप गोल अचीव हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन होगा तो गोल अचीव हो पाएगा, ठीक है। अगला क्या है अपना, स्पेशलाइजेशन। अब किसको आता है पिज्जा बनाना? चलो कोई बात नहीं, सबको आता है, बहुत सब बहुत होशियार हो, सबने कुकिंग करी जिंदगी पर, बहुत अच्छी बात है। खाया तो होगा सबने, बनाया नहीं होगा तो, सर मैंने कभी नहीं बनाया बट खाया तो होगा सबने, बराबर है, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या होता है पिज्जा के अंदर? बेस होता है, बेस होता है, ऊपर से सॉस लगती है, पिज्जा टॉपिंग लगती है, वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स लगती है, ग्रीन चिली टोमेटो एंड ऑल सब डलता है, सबसे टॉप पे चीज, सबसे टॉप पे चीज, बराबर है। अपन क्या करते हैं ना, अपन जब भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पिज्जा खाने जाते हैं, अपन क्या बोलते हैं, यार इसका बेस सही नहीं है, इसके बेस में मजा नहीं, क्रिस्प क्रिस्प नहीं है, आटा दिख रहा है बाहर से। और क्या बोलते हैं कभी कभी, क्या उसका सॉस अच्छा नहीं है, चीज कम है, वेजिटेबल्स कम है। कुल मिला के एक पिज्जा अच्छा बेस्ट कब बनता है? जब उसके अंदर हर चीज बेस्ट हो। या एक केक बेस्ट कैसे बनता है? जब उसका बेस भी बेस्ट हो, ऊपर का क्रीम भी बेस्ट हो, और जो लिखा हुआ है ऊपर से गार्निशिंग की हुई है केक के ऊपर वो भी बेस्ट हो, बराबर है, बराबर है। तो ये सब क्या है? ये स्पेशलाइजेशन है, ये क्या है? स्पेशलाइजेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे अगर पता है कि एक बंदा केक का बेस अच्छा बनाता है, एक बंदा केक क्या बोल रहा हूं, एक बंदा पिज्जा का बेस अच्छा बनाता है, दूसरा बंदा पिज्जा की सॉस अच्छी बनाता है, तीसरा बंदा चीज अच्छी तरीके से प्रिक्योर करता है, चौथा बंदा बेक बराबर करता है। तो ये क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कामों में एक्सपर्टाइज है, स्पेशलाइज्ड है। अब मुझे बिजनेस में एट द एंड गोल क्या है? पिज्जा बेचना, पिज्जा बेचना गोल है मेरा। मैं क्या चाहता हूं कि सामने वाला बंदा जब पिज्जा खाना आए उसको बेस से लेकर चीज तक सब कुछ परफेक्ट मिले। मैं क्या चाहता हूं, मेरे पिज्जा के अंदर स्पेशलाइज्ड हो, मेरा पिज्जा के अंदर स्पेशलाइजेशन हो, मुझे हर चीज में स्पेशलाइजेशन मिले। वो कैसे होगा? जब मैं सबके साथ में कोऑर्डिनेट करूंगा ना। तो ये इंपॉर्टेंस ही तो हुआ कोऑर्डिनेशन का, कि अगर मैं पिज्जा बेस वाले से बराबर कोऑर्डिनेट करता हूं कि भाई मुझे 100 पिज्जा बेस चाहिए, बराबर बना के रेडी रख, आगे वाले को बोलता हूं कि भाई सॉस मुझे बराबर बना के रेडी रख 100 पिज्जा की, आगे वाले को बोलता हूं तू वेजिटेबल चॉप करके रेडी रख। ये क्या कर रहा हूं मैं? ये कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं, ये मैं कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं। बिजनेस के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी आप जिस भी प्रोडक्ट से डील करते हो, आप जिस भी प्रोडक्ट से डील करते हो, एट द एंड बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है यार? क्या होता है कि मुझे वो जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसको मैं सबसे अच्छी तरीके से बेचूं, उसको मैं हाई क्वालिटी बना के बेचूं, उस प्रोडक्ट में मैं स्पेशलाइज हो जाऊं। आज आईफोन है, क्या है? वो अपनी टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड है, अपनी टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड है। अब मुझे बात बताओ, उस आईफोन के अंदर सॉफ्टवेयर कोई बनाता होगा, हार्डवेयर कोई बनाता होगा, चिप कोई और बनाता होगा, ग्लास कोई और बनाता होगा, तो वो कर क्या रहा है? वो सबसे कोऑर्डिनेट करके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर अगर अपन को स्पेशलाइजेशन चाहिए तो कोऑर्डिनेशन तो लाना पड़ेगा, बराबर है। उसके बाद क्या है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। एक प्रोसेस दूसरे वाले पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे प्रोडक्शन वाला परचेज वाले पे, परचेज वाला फाइनेंस वाले पे, फाइनेंस वाला सीईओ के ऑर्डर के ऊपर या सीएफओ के ऑर्डर के ऊपर, बराबर है। तो ये क्या है? ये हर एक फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर हर एक फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो इंटर रिलेटेड रखने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो इंटर रिलेशन का मतलब ही क्या हुआ? क्योंकि एक बंदा दूसरे वाले पे डिपेंडेंट है, एक बंदा दूसरे वाले पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होने के बाद ग्रुप गोल अचीव करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, यहां पे अपना क्लास एंड हो गया, मतलब अपनी सब चीजें कंप्लीट हो गई है। आप लोग घर पे जाके इसको प्लीज रिवाइज करके आना, अपन कल से नई क्लास स्टार्ट करेंगे। उसको वहां पे स्टॉप कर दो। चलो।